Good morning, friends. So, welcome to the prelims booster session. So, let's start this session with the first topic, which is वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशंस. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अपना की नोट एड्रेस दिया है वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशंस जो कि हम बुद्ध पूर्णिमा में मनाते हैं. तो ये वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशंस जो बुद्ध की पूर्णिमा होती है उसकी एक तरह से ग्लोबल लेवल पर जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी जो सेलिब्रेशंस है उसको हम वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशंस कहते हैं. तो उसका की नोट जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. तो देखते हैं कि वैसाख सेलिब्रेशंस होती क्या है. तो बेसिकली जो वैसाख है इस ये जब फुल मून होता है मई मंथ में उस दिन मनाया जाता है इसको बुद्ध पूर्णिमा को. और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस दिन 623 बीसी का पीरियड जो था तब गौतम बुद्ध जो है उस टाइम पर बॉर्न हुए थे उसी दिन. और उसी दिन जो है आफ्टर जो कुछ टाइम बाद बुद्धा को इनलाइटनमेंट भी उसी दिन ही आया था. ठीक है. फिर एक और उसके अंदर एक इवेंट है कि बुद्धा की जो डेथ हुई थी, जो पास अवे हुए थे बुद्धा, वो भी इसी दिन हुए थे. मतलब बॉर्न भी वो इसी दिन हुए हैं, एनलाइटनमेंट भी उनको इसी दिन आया है और उनकी डेथ भी उसी दिन हुई है. तो ट्रिपल ब्लेस्ड डे है जो बुद्ध पूर्णिमा होता है. वो एक तरह से ट्रिपल ब्लेस्ड डे होता है जो बुद्धिस्ट्स के लिए. तो उसको वो जो है वो एक बुद्ध पूर्णिमा को वैसाख सेलिब्रेशंस करते हैं कि वो तीनों जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 1999 में. और वैसाख जो है उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनली कि जो है बुद्धिज़्म का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो वैसाख सेलिब्रेशंस जो है ग्लोबली होनी चाहिए. अब यूएन के हेडक्वार्टर्स में भी इसको मनाया जाता है और यूएन के ऑफिसेज में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. So let us see this topic in English now. So Vesak Global Celebrations. Now Prime Minister Narendra Modi ji has delivered the keynote address to Vesak Global Celebrations. So Vesak Global Celebrations are basically conducted on Buddha Purnima. So let us see something about Buddha Purnima. So Vesak is the day of full moon in the month of May. So any day in the month of May, whenever there is full moon, the first full moon that occurs on the day in the month of May, that day is celebrated as Buddha Purnima or Vesak. So what is the importance of this day in Buddhism? It is said that in 623 BC Gautam Buddha was born on this day. Surprisingly, Buddha also attained enlightenment on this very same day. And the triple blessing is that Buddha attained enlightenment. Buddha attained Mahaparinirvan, or what we also call Buddha liberated himself by his death on this same day when he was 80 years old. So it's a triple blessed day. He was born on that day, he attained enlightenment on that day, and he passed away on that same day. Okay, so we celebrate it as Buddha Purnima, and this celebration of Buddha Purnima at global level is called Vesak Global Celebrations. So UN General Assembly in the year 1999 declared that Vesak will be celebrated around the globe because Buddhism has a lot of contribution to global peace. So after that year, UN headquarters and UN all other UN offices are celebrating this Vesak celebrations globally on this Buddha Purnima day. Okay, so now let us see the next topic, which is reclining Buddha. तो रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो टॉपिक है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्टैचू जो रिक्लाइनिंग बुद्धा का है उसको इंस्टॉल किया गया है भी बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल जो कि बोध गया है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है. तो रिक्लाइनिंग बुद्धा है क्या? रिक्लाइनिंग बुद्धा वो वाला फेज़ है जब बुद्ध जो थे, जब वो बिल्कुल उनकी डेथ होने लगी थी, जब वो महापरिनिर्वाण जिसको हम डेथ को कहते हैं कि वो लिबरेट हो गए थे इस ह्यूमन लाइफ से, मतलब होने लगे थे 80 साल की उम्र में जब वो मरने लगे थे, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं बेसिकली. तो वो वाला जो पीरियड है उनका, जो जब वो इल हो गए थे, वो मतलब लेटे हुए थे, उस फेज़ को हम रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है उस फेज़ को हम वो स्टैचू जो है वो हम उस फेज़ को दर्शाता है.
तो अब महापरिनिर्वाण क्यों कहते हैं? महापरिनिर्वाण इसलिए कहते हैं कि कुशीनगर में वो एरिया है जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, क्लोज टू बिहार। वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। और ये महापरिनिर्वाण इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद बुद्धा का कोई भी बर्थ नहीं हुआ। वो ये जो बर्थ की साइकिल होती है, जो जन्म की साइकिल होती है कि मरने के बाद अगला जन्म होता है, उसके मरने के बाद अगला जन्म होता है, वो उससे मुक्त हो गए थे, वो लिबरेट हो गए थे। वो महापरिनिर्वाण उनको आ गया था और उनका वह मुक्ति मिल गई थी उनको। तो महापरिनिर्वाण की जो इवेंट है उसको हम मुक्ति से एक तरह से रिलेट करते हैं। अब उसकी आइकॉनोग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन है महापरिनिर्वाण की, वही जो है वो रिक्लाइनिंग बुद्धा है। ठीक है। अब इसमें कैसे आइकॉनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है कि वो अपने राइट साइड पर लेटे हुए हैं, उनका जो सिर है वो किसी कुशन पर है, या फिर उनकी अपनी राइट एल्बो के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है अपने सिर को। और जो है ये क्यों ऐसी इमेज दिखाई जाती है? ये इसलिए दिखाई जाती है ताकि हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं बुद्ध कि सिर्फ मैं ही कोई ऐसा अकेला नहीं हूँ, आप सब भी जो है, सबके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एनलाइटनमेंट लेके मुक्ति की तरफ जा सकते हो। सबसे पहला रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो गंधार आर्ट जो थी उसमें जो है वो दिखाया गया था। उसके बाद कुषाण पीरियड में तो ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है ये बहुत ही ज़्यादा पीक पर चला गया और बहुत ज़्यादा ये स्टैचूज बनने शुरू हो गए थे उस टाइम पर। अब जब बुद्धा जब थे, जब उसके बाद जब उनकी डेथ हुई बेसिकली, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, जब वो लिबरेट हुए, उसके बाद कुछ पीरियड तक तो बुद्धा की कोई इमेज नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद अपने, जब वो जिंदा थे तब वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। वो कहते थे आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। तो उनके मरने के कुछ टाइम बाद तक तो उनको सिर्फ सिंबल्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता था, उनके मैसेज को सिर्फ सिंबल्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति भावना चढ़ी, जब बुद्ध को ही भगवान बना दिया बुद्धिज्म ने। पहले तो बुद्ध को हम एक नॉर्मल ही एक ऐसा क्रिएचर मानते थे कि जो बस लिबरेशन अचीव कर चुका है, एंड कोई भी इंसान जो लिबरेशन अचीव कर लेगा वो सब बुद्ध हैं। ठीक है। तो बुद्ध ने ये एक बार कहा भी था कि मेरे से पहले भी बहुत हज़ारों बुद्ध आए हैं, मेरे जाने के बाद भी बहुत सारे बुद्ध आएंगे, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन जब आपको पता ही है धर्म में क्या होता है, जब वो धर्म में डिवोशनल एस्पेक्ट आ गया, उसके बाद से ये बुद्धा की इमेजेस और बुद्धा की स्टैचू का ही जो है पूजा जो है उसको ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया, और बुद्धा के मैसेज को धीरे धीरे हम जो है वो कम करते गए। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये रिक्लाइनिंग बुद्धा इंडिया के आउटसाइड कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्टैचूज़ या जो है ये देखने को मिलते हैं हमको। श्रीलंका और इंडिया में तो उनके सिटिंग पोस्चर्स ही ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन थाईलैंड और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादातर ये रिक्लाइनिंग बुद्धा के जो स्टैचूज़ हैं ये ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है। अब कंबोडिया में भी ऐसा है, म्यांमार में भी है। फिर सबसे पुराना जो है, जो कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, वहाँ पर भामल बुद्ध परिनिर्वाण का जो स्टैचू, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू सबसे ओल्डेस्ट स्टैचू कहा जाता है इस फॉर्मेट का। ठीक है। अब इंडिया में भी ऐसे स्टैचू हैं। इंडिया में जो अजंता की केव्स हैं उसमें केव नंबर 26 में जो है ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का एक स्टैचू है, एक स्कल्पचर है बेसिकली। कुशीनगर जहाँ पर उनको ये महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वहाँ पर तो होना लाजमी है क्योंकि वहाँ पर ही उनको ये महान परिनिर्वाण हुआ था। तो वहाँ पर ये रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो वहाँ पर एक मोनोलिथ स्टैचू वहाँ पर भी है स्टैंडस्टोन का। ठीक है। और किस तरह से हम बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो महाबोधि टेम्पल में तो उनको भूमि स्पर्श मुद्रा के की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब उनका हाथ जो है वो ज़मीन की तरफ दिखा रहा है कि जो है वो अर्थ को ये दिखा रहे हैं कि अर्थ जो है वो मेरी एनलाइटनमेंट को देख रही है, वो विटनेस कर रही है। ठीक है। फिर सारनाथ में बुद्धा जहाँ पर अपना सबसे पहला सरमन दिया था, उनको वहाँ पर धर्म चक्र मुद्रा से, मतलब उनका एक हैंड से जो जेस्चर है उसके थ्रू से दर्शाया जाता है। वहाँ पर उनका एक स्टैचू है, स्टोन स्टैचू। ठीक है। फिर एक सबसे जो लीस्ट कॉमन है वो है वॉकिंग बुद्धा। वॉकिंग बुद्धा का मीनिंग ये है कि वो अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, और वो जब वो सरमन देकर वापस आ रहे हैं, ये जो स्टैचू है, जो ये एक उनकी आइकॉनोग्राफी है, ये सबसे लीस्ट कॉमन पोस्चर है बुद्धिज्म में, और ये सिर्फ मोस्टली थाईलैंड में ही देखा जाता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सो द टॉपिक इज रिक्लाइनिंग बुद्धा।
So on Buddha Purnima, India's largest statue of reclining Buddha has been installed at Buddha International Welfare Mission Temple in Bodh Gaya. So what is this reclining Buddha? Okay, so this image basically represents the last time of Buddha on earth. So when he was ill and he was about to uh, basically achieve parinirvan, or basically mahaparinirvan, that is liberation from this uh, life. That period of his illness, when he was 80 years old and he was about to die in Kushinagar, that period is basically depicted through reclining Buddha. Okay, so it is said that why we call it Mahaparinirvan. Mahaparinirvan is called it means that after his death he did not get any rebirth, and because he was liberated, he liberated himself from the cycle of birth and death, and he attained moksha. So that event of his last birth and last death is basically Mahaparinirvan. So after this Mahaparinirvan event, he did not get born in any other form, as we know. Uh, Buddhism and basically Hinduism also believes in life after death, and we believe and we believe in rebirth and death and all that. So after this Mahaparinirvan, he did not he there was no rebirth of him. So it was his final going away. So this event is marked with this reclining Buddha is the last phase of Buddha's life and his basically liberation. Okay, so what how it is it iconographically represented? So in this image, Buddha is lying on his right side. His head is resting on a cushion, or probably on his right elbow. So basically, what does this mean? That when he was old, he was 80 years old, and he is about to die. So he is signaling to all of us that it is not just me. All of you are also eligible, and all of you are also able to get awakened and get enlightened and leave this miserable life and birth cycles, and you can also attain liberation like me. Okay, so the first reclining Buddha statue was depicted in Gandhar art, but it this reclining Buddha sculpture or statue peaked in during the Kushan period. Okay, so as you know that Buddha, when he was alive, when he was giving his sermons, he was against idol worship. So when he died, or basically when he attained Mahaparinirvan, after that, for many centuries, for at least 1 century, he was represented through symbols only, because he was himself against idol worship. So his followers did not deem it right to uh, represent him through his image. Okay, but as you know, as every other religion gets devotional after a period of time. So when Buddhism started focusing on devotional aspects of Buddha, and rather than his message, then his iconographic representations of Buddha started, and this reclining Buddha became famous. So how many reclining Buddha statues are present outside India? So basically in India and Sri Lanka, he is represented through sitting postures, but in Southeast Asia mostly he is represented through reclining Buddha statue. Okay, so in Myanmar, Thailand, Cambodia, in all these areas, reclining Buddha statue is very common. The oldest statue of this kind, of this reclining Buddha, is uh, in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. The statue's name is Bhamal Buddha Parinirvan. So the reclining Buddha's oldest statue is in Pakistan, and is reclining Buddha also available in India? Yes, in cave number 26 of Ajanta caves.
A reclining Buddha statue is present. Also in Kushinagar, where he attained Mahaparinirvan, a 6-meter long red sandstone monolith statue of reclining Buddha is present in this Parinirvan stupa. Okay, so what other depictions of Buddha are available? In Mahabodhi temple, he is represented through Bhumi Sparsh Mudra, where his hand is pointing towards the ground, and it symbolizes that the earth is witnessing his enlightenment. Okay, so at Sarnath, where he gave his first sermon, a hand gesture, namely Dharma Chakra Mudra, basically which signifies his preaching, he's represented through this Dharma Chakra Mudra statue. In other places, most of the more in other places, these sitting Buddha is most very common, but the least common Buddha posture is walking Buddha. Okay, so walking Buddha signifies that he is moving towards enlightenment and he is coming back after giving a sermon. So it is basically least common, and it is mostly seen in Thailand only. Okay, so now let us see the next topic, which is hate speech. So यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि हम आईपीसी में जो है प्रॉपरली हम रिफॉर्म करना चाहते हैं ताकि हम हेट स्पीच को ठीक से क्लियर डेफिनेशन दे पाएँ. तो अभी कमेटी भी बैठी हुई है इसके ऊपर, 2019 में बैठी थी कमेटी, तो उसके बाद से जो है इसके ऊपर काम चल रहा है कि हेट स्पीच की डेफिनेशन अभी तक हमारे आईपीसी में कोई नहीं है, तो उसको डेफिनेशन देने का जो है ये काम चल रहा है. ठीक है, अब जो बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनकी एक डेफिनेशन जो है उसी से ही काम चलाया जाता है, जो कहती है कि हेट स्पीच जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिनिग्रेट, इंसल्ट, थ्रेटन, टारगेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी और या फिर अदर ट्रेड्स. ये डेफिनेशन जो है ये बीपीआरडी की दी हुई है. तो होम मिनिस्ट्री कह रही है कि हम ऑनलाइन हेट स्पीच या फिजिकल हेट स्पीच, इसके अंदर जो है ये सब चीज़ों का हम डिफ्रेंसिएशन या जो फिर कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच से देखना इसको बंद करें. हमको एक ब्रॉड डेफिनेशन चाहिए हेट स्पीच की, जो हम आईपीसी की सारी धाराओं में लगा सकें. ठीक है, तो इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज. एक्चुअल में हुआ क्या कि 2018 में होम मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को बोला कि जो विश्वनाथन कमेटी है जो उसके ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के लिए ऑनलाइन हेट स्पीच के ऊपर, उसके ऊपर आप कुछ लॉज बनाओ. तो ये लॉ कमीशन को होम मिनिस्ट्री ने बोला था. और ये विश्वनाथन कमेटी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ऑफेंसिव मैसेजेस के जो इश्यूज आ रहे थे आईटी एक्ट 2000 में, तो उसके बेसिस उसको डील करने के लिए कि उसमें हम ऑनलाइन हेट स्पीच को कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए टीके विश्वनाथन जी की कमेटी बनाई गई थी. ठीक है, तो अब जो है 2019 में होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ ऑनलाइन हेट स्पीच या को ही क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, हम कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करेंगे, हम एक ब्रॉड डेफिनेशन बनवाना चाहते हैं. तो एक कमेटी बनाई हुई है और उसकी जो है वो रिपोर्ट अभी आने वाली है. ठीक है, अब हम बीपीआरडी देख लेते हैं कि क्या है ये. बीपीआरडी को 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रेजोल्यूशन से, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया था. ठीक है, ये पुलिसिंग में, फिर ये पुलिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिफॉर्म्स चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करती हैं. पुलिसिंग के एक तरह से में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए उसके ऊपर ये सारा काम करती है. फिर प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर भी यही जो है स्टडी करती हैं, रिसर्च करती हैं. पहले इसको हम पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल कहते थे, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया और गवर्नमेंट ने जो है नेशनल पुलिस मिशन भी जो है वो बीपीआरडी के अंडर ही चलाया हुआ है. ठीक है, now let us see this topic in English. So the topic is hate speech. So a panel has been constituted by Union Home Ministry so that a coherent definition of hate speech can be made, because there is no such clear definition of hate speech in the IPC currently. We are relying on a definition made by Bureau of Police Research and Development. This is the definition: hate speech as a language. This is the definition of BPRD. You can read it later yourself. Now let us see what is the committee. So actually in 2018, Home Ministry asked Law Commission that the committee of TK Vishwanathan ji, which made a suggestion that online hate speech must be criminalized and there must be some strict laws.
So Home Ministry asked Law Commission to use TK Vishwanathan Committee's recommendations to make strict laws against online hate speech. Okay, so why TK Vishwanathan Committee was made at the first place? Actually, there were some issues. There were some hate speech, online hate speech issues, which were being dealt by IT Act 2000, but there was no definition about hate speech. So the Home Ministry was forced to make TK Vishwanathan committee, and based upon this committee, online hate speech was identified. So Home Ministry asked Law Commission to make a law against online hate speech. But now in 2019, the Union Home Ministry thought that why we should just focus on ad hoc changes, or why should we just focus on compartmentalized approach to this hate speech. So Home Ministry made an entire committee so that a broader definition of hate speech can be recommended and it can be made, so that we can make all the required changes in the IPC so as to criminalize hate speech, not just online hate speech but hate speech as a whole. Okay, so now let us see what is BPRD. So Bureau of Police Research and Development, it was raised in 1970 through an executive resolution by Home Ministry. So it aims to promote excellence in policing and basically all the reforms in policing and how to make it modernized, how to bring technology in policing. All these suggestions are made by PPRD. It was earlier known as Police Research and Advisory Council, but later it was replaced with with an executive resolution, and it was renamed as BPRD with basically, of course, an expanded mandate. The National Police Mission is also under the administrative control of BPRD. BPRD is also ensuring that the administration of police reforms are smoothly uh, made out in India. Okay, so now let us see what is the topic of Digital Media Ethics Code Rules 2025. तो आपको पता है कि अभी ये न्यूज़ में चल रहा है कि जो ये डिजिटल मीडिया के जो आईटी रूल्स हैं बेसिकली, ये अब जो है 26 मई से कल से जो है वो एनफोर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये भी बहुत न्यूज़ चल रही थी कि क्या ट्विटर पे फेसबुक पे बैन लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ये आईटी रूल से रिलेटेड हैं, जो कि अब जो बनाए 25 फरवरी को थे और टाइम दिया था कि 3 महीने में आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, तो जो है ये टाइम ख़त्म हो चुका है। 26 मई से ये रूल्स अब जो है वो इन्फोर्स आ चुके हैं, तो हमको ये रूल्स देखने पड़ेंगे। ये बनाए गए हैं अंडर सेक्शन 87 सब सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, अब ये क्या क्या रूल्स हैं? तो उसमें कहा है कि ड्यू डिलिजेंस देखना चाहिए इंटरमीडियरीज को। अब ये इंटरमीडियरीज कौन है? आप और मैं जो है जो बात करते हैं, समझ लो मैंने आपको एक मैसेज भेजा या मैंने ट्वीट करी बेसिकली, आपने उसमें रिप्लाई किया, ठीक है कुछ, तो हम दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो कौन फैसिलिटेट कर रहा है? उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ट्विटर कर रहा है या फेसबुक कर रहा है? तो वो खुद कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं। फेसबुक या ट्विटर जो है वो सिर्फ एक तरह से बिचौलिए हैं हम दोनों की कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, तो इसलिए उनको हम इंटरमीडियरी कहते हैं। वो कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मैं मैसेज कर रहा हूँ या मैं ट्वीट कर रहा हूँ या मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, आप हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट करने वाला जो है वो है सोशल मीडिया कंपनी, जो कि है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला है कि आपको ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना है, इंटरमीडियरीज को कहा है। फिर ग्रीवरेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की इसमें बात हुई थी। ठीक है, फिर ऑनलाइन सेफ्टी के प्रोविजंस हैं, विमेन यूजर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, इसको आप खुद पढ़ना ठीक से। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी दो कैटेगरी बनाई है इन्होंने। एक तो कैटेगरी है नॉर्मली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, दूसरी है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं ये कैसे डिफाइन किया जाएगा? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। अब जैसे ट्विटर, फेसबुक है, उनके तो बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, तो वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रेगुलेशन होगी क्योंकि उनकी यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिनके यूज़र बेस थोड़ा कम है।
अब क्या क्या उनको करने को कहा गया इसके अंदर, उनको कहा है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि हमारे साथ जो है कंप्लायंस, ये पूरे आईटी रूल्स के कंप्लायंस को देखेगा, और वो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में ही रहता होना चाहिए। फिर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी होना चाहिए जो 24 घंटे हमारे अवेलेबल हो। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर उसको कुछ बोलें कि ये कंटेंट हटाओ या इसको आप ऐसे करो, तो उसके लिए भी वो अवेलेबल होना चाहिए 24 घंटे के लिए, वो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, जो हम यूजर्स हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, उनकी जो ग्रीवेंस है उसकी रिड्रेसल के लिए भी जो पर्सन है वो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। फिर मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देने की भी बात है इसमें कि गवर्नमेंट जो ये ट्विटर फेसबुक जो है ये इंटरमीडियरीज हैं, इन्होंने जो है गवर्नमेंट की कितनी जो है रूल्स को कंप्लाई किया है, या जो यूज़र्स हैं उनकी कितनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया है, इसके ऊपर एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो मंथली भेजनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। फिर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं, जैसे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ट्वीट किया कुछ कि दिस इज दिस, आई विल किल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये वैसे तो बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट है, चलो पर एग्जांपल में ले लेते हैं कि मैंने ये ट्वीट किया, फिर आपने इसको रीट्वीट किया, फिर आपने इसको फॉरवर्ड किया, ऐसे करते 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 फॉरवर्ड होता गया, कहाँ तक पहुँच गया, कितने लोगों में बात चली गई, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी ये बनेगी इंटरमीडियरीज की, उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन पता करना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चलो मैंने वो बहुत रेडिकल एग्जांपल लिया था, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोरोना की चौथी वेव भी आएगी इंडिया में, मैं बोल दूं कोरोना की पांचवी वेव भी आएगी, लोगों में डर फैला दूं, तो अगर ये एक तरह से ये एक फेक जो र्यूमर अगर फैल जाए, तो इंटरमीडियरीज को का ये काम होगा कि उनको आइडेंटिफाई करना कि असल में इसको फैलाने वाला कौन है, जो सोशल मीडिया पे किसने सबसे पहले इसको फैलाया था, तो ये जिम्मेदारी उनकी होगी, ठीक है। फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस उनका यहाँ पर इंडिया में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ये ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका वो इंडिया में कोई ऑफिस ही नहीं होता, तो इंडिया में उनका एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना भी, ये भी आईटी रूल्स में ही अवेलेबल है, ठीक है। फिर यूज़र्स की जो है ग्रीवेंसेज उसको रिड्रेस करने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और 3 महीने 25 फरवरी को ये रूल्स बनाए गए थे, और कहा था कि 3 महीने के बाद ये एनफोर्स हो जाएंगे, ये एक तरह से लागू हो जाएंगे। तो 3 महीने 25 मई को ख़त्म हो चुके हैं, तो आज जो 26 मई है उस दिन से ये रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। तो बहुत सी जो हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब ने कंप्लाई नहीं किया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में चल रहा था कि क्या इनके ऊपर बैन लगा देगी गवर्नमेंट या नहीं लगाएगी। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि क्रिमिनल एक्ट उनके ऊपर हो सकता है। अब बेसिक अभी हम इन रूल्स में क्या देख रहे हैं कि वो लोग इंटरमीडियरी हैं, मैंने अगर कुछ गलत शब्द बोले हैं और आपने उसके गलत शब्दों में इस्तेमाल किया है, तो उसमें फेसबुक और ट्विटर कहते हैं कि हमारी गलती थोड़ी है, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं इनकी कम्युनिकेशन। अब इस रूल्स को अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपका इंटरमीडियरी स्टेटस हटा लेंगे, और जो यूज़र्स जो चीज़ें बात कर रहे हैं उनके लिए भी आप पनिशेबल हो जाओगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि वो आपके कंसेंट, आप ही कह रहे हो, वो कंटेंट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरमीडियरी स्टेटस जो है वो उनको अभी बचाता है, जो मेरे जैसे और आपके जैसे जो यूज़र जो पोस्ट करते हैं, वो खुद लाइबल होते हैं। इंटरमीडियरी स्टेटस जो है वो सिर्फ एक तरह से अब समझ लो, आपका जो मोबाइल का जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, अगर मैं आपको फ़ोन पे गालियाँ देता हूँ, या आप मुझसे फ़ोन पर लड़ते हो, तो टेलीकॉम ऑपरेटर की गलती थोड़ी है उसमें कोई, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा है हम दोनों को। लेकिन इस केस में अगर इंटरमीडियरी स्टेटस उनका छीन लिया जाए, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उसकी मर्जी की वजह से ये बातें हो पा रही हैं, ये धमकी भरी जो बातें की जा रही हैं हम दोनों के बीच में, क्योंकि वो चाहता तो उसको कभी भी कट कर सकता था कॉल को। तो ये स्टेटस जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा कि आप अब सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं रहे हो, आप भी इसके अंदर उतने ही शामिल हो, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा था। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। So the Digital Media Ethics Code Rules 2021, the IT rules which are in news since the last few days, they have come into picture now. They have been enforced now on 26th May 2021. So what are these rules? Basically, let us see. So these rules provide for grievance redressal mechanisms and online safety of users,
Now, what is this intermediaries term? So basically, let us assume that you are a Facebook user and I'm also a Facebook user. I made a post about something, and you commented about that post in my comment section. So we both are communicating, and Facebook is just an intermediary. Facebook is just providing us a medium to communicate. It is not creating any content. You and me, we are creating the content. We are talking about it, about an issue. Facebook has got nothing to do about it, except that it is providing us the podium or the platform to communicate. So it is just an intermediary, it is not the creator of content. So if I post something offensive, if you post something offensive, it is not the fault of Facebook, because this Facebook is just an intermediary. Okay, so it is a kind of protection to these social media companies, which they uh, invoke if the government or any private party launches a a legal case against them. Okay, so to provide them some protections, these rules have been framed. But if they have to be protected, if they have to remain protected, they would have to comply with some rules. So these are the rules which will provide them, which will uh, impose some duties upon these intermediaries. Okay, so there are two categories of social media intermediaries. One is social media intermediaries, and the second is significant social media intermediaries. So the difference between the two is only based upon the number of users that these social media platforms are carrying with themselves. So in case of Twitter and Facebook, they have more than 50 million or maybe 10 million, 100 million users. So they are significant social media intermediaries. They have extra compliance because they have so many users, so they will have to comply more as compared to normal social media intermediaries. So what are these rules, or what are the compliance orders that they would have to follow? First of all, they would have to have a chief compliance officer who will be responsible to see that these companies are complying with all these IT rules. That person should be a resident in India only. Okay, so there should also be a person who will be a nodal contact person in case the law enforcement agencies want to remove some content or get some information. This nodal contact person will should be shall remain available to them 24/7. Okay, that person shall also be a resident of India. In case of user grievances, if you and I, we both have some grievances against these social media companies, they would have to have a resident grievance officers who will address these grievances. Okay, so that person shall also be a resident of India. A monthly compliance report shall be filed by these intermediaries, that how many grievances did they address, how many requests made by law enforcement agencies did they address. All these compliances which they would have to comply from now, they would have to compile that, and they would have to submit it to the government that we complied with all these regulations. They would have to submit a monthly report regarding the same to the government. Okay, so significant social media intermediaries have an additional obligation that they would have to identify the first originator of the information. So let us assume that I start a rumor that corona will that India will suffer from the third wave, fourth wave, fifth wave, and all that. Of course, this is fake news, but I started this on a social media platform, and people just started sharing that with their friends and all that, and it becomes a big rumor. So now these significant social media intermediaries will have an obligation to identify the first originator of the information. So they would have to see that who started this a fake rumor or this information, or this piece of information, and they would have to communicate it to the law enforcement agencies. Okay, so there are other provisions also, such as giving opportunities to the users to be heard. So like in case of Kangana Ranaut, she was suspended from Twitter. So
it was an arbitrary action by Twitter. So after these rules come into picture, the intermediary would have to uh, first communicate that they are going to disconnect that particular user. They would also have to give an opportunity to speak to the these to these to this user who is about to get disconnected. So basically an opportunity to be heard is to be given to the users. Okay, and there are some other uh, compliance rules also, such as removal of unlawful content. uh, they should not hold any or publish any information which the government has specifically asked them to not publish. Okay, so these rules were framed in February, basically on 25th February. So after 3 months, uh, uh, these rules were to be activated, and now after 25th May, on 26th May, these rules have come into picture, and many of these social media companies like Facebook and Twitter, they have not yet complied with it, but they are saying that they will comply with it. And there was some news that these social media platforms will be banned and all that. But now, after uh, talking with the government, they are saying that they will comply with it and they need some time. So now this topic has been in news, so we have to cover that topic. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.